तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अनंत कोचिंग क्लासेस में। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पहले से बेहतर होंगे और मेरा यह वीडियो देख रहे होंगे। तो भैया आज मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा? अध्याय 10 वृत्त प्रश्नावली 10.2। 10.2 अर्थात 10.1 हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और 10.1 अर्थात हम पढ़ चुके हैं तो 1 से लेके 9 तक सारे पार्ट भी हम, सारे अध्याय भी हम पढ़ चुके हैं। प्लेलिस्ट में मैंने सेपरेट सभी पार्ट, सभी अध्यायों की एक लिस्ट बनाई है। एक लिस्ट में एक अध्याय, दूसरी में 2 अध्याय, ऐसे पूरी लिस्ट वाइज आपको पूरी मिल जाएगी, ठीक है। तो अभी हम 10.2 पढ़ रहे हैं। उसका पहला प्रश्न है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर, तो सबसे पहले हम वृत्त बना लेते हैं। ये वृत्त बनाया मैंने, ठीक है। इस वृत्त पर, है ना, Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा, ठीक है। यहां से मैं स्पर्श रेखा खींच रहा हूं। ये बिंदु कोई Q है, मान लो ये यहां पर Q बिंदु है और मैंने खींची स्पर्श रेखा। क्या खींची? स्पर्श रेखा इस Q बिंदु पर। तो ये Q बिंदु हो गया हमारा। Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तो ये वाली हमारी 24 सेंटीमीटर लंबाई है। ये वृत्त का केंद्र होगा, ठीक है। तथा Q की केंद्र से दूरी, इस Q बिंदु की इस केंद्र से दूरी कितनी है? तो देखना कितना बोल रहा है। Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो ये हमारा 25 सेंटीमीटर दूरी है, ठीक है। ये वाली दूरी कितनी है हमारी? 25 सेंटीमीटर दूरी, अर्थात ये Q है केंद्र, है ना। इसको मान लेते हैं Q को हम, ये तो केंद्र है, P मान लिया, ये Q मान लिया। तो हमने, अब देखना प्रमेय 10 वृत्त की त्रिज्या है, तो वो कह रहे हैं वृत्त की त्रिज्या क्या है, ऐसा पूछा है। एक ऑप्शन दे रखा है 7 सेंटीमीटर, ए वाला, बी वाला, सी वाला और डी वाला। ऐसे हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब यह केंद्र से लेके ये जो बिंदु है, स्पर्श बिंदु, यहां तक की हमें दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। तो इस स्पर्श बिंदु को मैं नाम दे दूंगा PQR दे देते हैं, ठीक है। ये बिंदु हो गया हमारा, अर्थात हमें ये ज्ञात करना है। कर्ण हमारा 25 सेंटीमीटर है, आधार हमारा 24 सेंटीमीटर है। और अब देखो प्रमेय 10.2 आपको याद आ रही हो, हल में हम क्या लिखेंगे? प्रमेय 10.1 क्या कहती है कि यदि किसी वृत्त में केंद्र से स्पर्श बिंदु पर एक त्रिज्या होती है तो वो लंब होती है ना। ये त्रिज्या क्या होती है? लंब होती है। स्पर्श बिंदु पर जो त्रिज्या होती है वो लंब होती है, सीधी सी बात है। अब देखो त्रिभुज, अब लंब होती है तो ये 90 डिग्री का बन जाएगा कोण R। चूंकि कोण R बराबर कितना हो गया? 90 डिग्री का हो गया। 90 डिग्री का हो गया तो त्रिभुज PRQ में PGT से, PGT क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम। हिंदी वाले हैं हम, हिंदी मीडियम, इसलिए लिख देता हूं पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होगी प्यारे दोस्त? कर्ण का वर्ग। अब इसमें कर्ण कौन है हमारा? PQ। तो देखो PQ कर्ण है, हमें पता है। ये वाला हमारा कर्ण हो गया, ये वाली हमारी कर्ण भुजा हो गई, ये हो गई हमारी लंब भुजा और ये हो गई हमारी आधार। क्या हो गई? आधार, ठीक है। कर्ण लंब आधार, तो कर्ण का वर्ग अर्थात PQ का वर्ग, ठीक है। लंब का वर्ग अर्थात PR का वर्ग। देखो लंब क्या है? PR, और आधार का वर्ग अर्थात RQ का वर्ग। आधार हमारे पास RQ है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? समकोण त्रिभुज में ये समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, ऐसा होता है। PQ का मान कितना है हमारा? 25, तो 25 का वर्ग बराबर PR का मान हमें पता है क्या? PR का मान हमें पता नहीं है और यही हमें निकालना है प्लस, क्योंकि यही हमारी PR क्या है? त्रिज्या है हमारी। देखो त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या क्या है? तो PR हमारी यहाँ पर त्रिज्या है, उसको हमें फाइंड करना है। RQ का वर्ग अर्थात 24 का वर्ग। अब 25 का वर्ग क्या होता है? 625। PR का वर्ग कितना हो जाएगा हमारा? पता नहीं। 24 का कितना होता है? 4 चौक 16, 576। 576 24 का वर्ग होता है, अर्थात 24 का मैं 2 बार गुणा करूंगा। 24 का यदि 2 बार गुणा करूंगा तो 576 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 625, अब 576 इधर है, इसको इधर बुलाओ, माइनस 576 बराबर PR का वर्ग हमारा इधर वैसा का वैसे ही चलेगा। अब देखना 576, 625 में से यदि ये 625 है, इसमें से 576 मेरे गए, माइनस करे मैंने
15 में से 6 गए तो कितने बचे? 9। 15 में से 6 गए तो 9 बचे। इधर 1 ले लिया हमने, इधर ले लिया था तो 11। 11 में 7 गया तो 11 में से 7 गया तो 6 नहीं बचेंगे। 5 7 5 12 4 7 4 11। 1 इधर ले लिया 0, मतलब हमारे बचे 49। ठीक है, 625 में से 576 गए तो 49 बचे, तो ये बचे 49 बराबर हमारा आ जाएगा पी आर का वर्ग। 49 है मतलब 49 है। अब ये वर्ग इधर हटेगा तो 49 पे इधर क्या चढ़ जाएगा? ये करनी चढ़ जाएगी, रूट चढ़ जाएगा और पी आर स्वतंत्र आ जाएगा। अब 49 को क्या लिख सकता हूं मैं राजा? 49 का 7 और √7 और इंटू √7 लिख सकता हूं मैं 49 को, और कच्चा कच्चा पक्का 7 लिख सकता हूं मैं इसको। ठीक है, इसको लिख सकता हूं मैं 7 बराबर पी आर, है ना। पी आर का मान कितना आ गया हमारा? 7। अब 7 आ गया, 7 कौन सा आ रहा है? ए वाला, तो हमारा ए वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, जल्दी से इसको कर लीजिए अपनी कॉपी में सोल्व। चलिए प्यारे दोस्तों, दूसरा प्रश्न हम इसका पढ़ लेते हैं आकृति 10.11 में। ये 10.11 हमें आकृति दी हुई है। इसमें यदि टीपी टीक्यू, टीपी यहां से जो टी बिंदु है, ये टी बिंदु आपको दिख रहा है, ये टी बिंदु से पी पर 1 और टी से क्यू पर, है ना, टीपी और टीक्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त, केंद्र ओ वाला ये वृत्त है, पर रेखाएं इस प्रकार है। ये टीपी भी रेखा है और टीक्यू भी रेखा है। इस प्रकार है कि कोण पी ओ क्यू बराबर 110 डिग्री, मतलब पी ओ क्यू ये वाला 110 डिग्री दिया है, तो पी टी क्यू ज्ञात करना है हमें, पी टी क्यू अर्थात टी वाला ज्ञात करना है, टी वाला ज्ञात करना है, इसलिए मैंने इसको प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया है। तो आइए दोस्तों देखते हैं प्रमेय नंबर। अब इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पी टी क्यू का मान मतलब कोण टी का मान हमें ज्ञात करना है, तो हमें पता है प्रमेय 10.1 क्या कहती है? 10.1 कहती है कि यदि कोई वृत्त है और उस पर कोई स्पर्श रेखा है, तो स्पर्श बिंदु पर जो त्रिज्या होगी वो लंब होगी। स्पर्श बिंदु पर, इस स्पर्श बिंदु पर ये त्रिज्या लंब होगी, अर्थात ये 90 डिग्री का होगा। ये भी त्रिज्या लंब होगी तो ये भी 90 डिग्री का होगा। ये दोनों 90 डिग्री के हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि स्पर्श बिंदु पर केंद्र से जो त्रिज्या आती है वो स्पर्श बिंदु पर लंब होती है ना, स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। तो देखिए हमें सबसे पहले क्या है दिया है, क्या दिया है? कोण पी ओ क्यू बराबर 110 डिग्री। ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? कोण पी ओ क्यू, तो कोण ओ भी लिख सकते हैं। ये कोण ओ, देखो ये कोण ओ बीच वाला मेरा कोण रहता है। ठीक है, कोण ओ 90 डिग्री का, तथा 10.1 से तो क्या हो जाएगा हमारा? 10.1 से कोण पी बराबर और कोण क्यू बराबर 90 डिग्री हो जाएगा, अर्थात कोण पी और कोण क्यू हमारा 90 डिग्री का। 10.1 से कैसे? 10.1 कहती है ओ से पी पर जो ओ से स्पर्श बिंदु पर लंब डलता है वो त्रिज्या लंब होती है। ठीक है, अब हम जानते हैं क्या जानते हैं कि अब देखो क्या जानते हैं कि ओ पी टी क्यू एक चतुर्भुज है। ओ पी टी क्यू एक चतुर्भुज है। क्या बन गया? ये चतुर्भुज है, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो कोण कौन से हो गए? एक हो गया कोण ओ ये वाला, फिर कौन सा हो गया? कोण पी, फिर कौन सा हो गया? कोण टी, फिर कौन सा हो गया? कोण क्यू। देखो पी ओ पी टी क्यू, इन सबका योग, चारों का योग कितना होगा? 360 डिग्री। कोण ओ का मान कितना है हमारे पास? 110 डिग्री। देखो ये वो वाला 110 अर्थात ये वाला 110 प्लस कोण पी का मान हमारे पास हो जाएगा राजा 90 डिग्री का। कोण टी का मान कितना होगा दोस्त? हमें निकालना है सर कोण टी का मान, तो कोण टी लिखा रहने दो। कोण क्यू का मान, एंगल क्यू का मान कितना हो जाएगा? ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये इस P और T है ना, तो PT पर तो कौन है? ये वाला P वाला, और TQ पर Q वाला, ये दोनों 90 डिग्री के हमारे कोण हैं।
तो ये 360 डिग्री हो जाएगा। 110, 90 और 90, 90 90 कितना हो जाएगा 180, 90 90 180 और 180 और 110 कितना हो जाएगा 180 110, 180 और 110 हो जाएगा हमारा 290। ठीक है, 0 0, 8 और 1 9 और 1 1 2, 290 हो जाएगा ये, प्लस कोण टी हो जाएगा और बराबर 360 हो जाएगा। कोण टी बराबर हो जाएगा 360 और ये 290 उधर जाएगा तो 290 माइनस हो जाएगा। कोण टी बराबर, यदि 360 में से 290 गए तो कितने बचे राजा, 70 बचे हैं। कितने बचे, 70। तो कोण टी का मान अर्थात पीटीओ हमें ज्ञात करना था। ये देखो पीटीओ पीटीक्यू हमें ज्ञात करना था, तो पीटीक्यू कोण पीटीक्यू बराबर 70 डिग्री हमारा आ जाएगा, अर्थात हमारा बी वाला करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए इसको 2 बार कर लीजिए। दोस्तों तीसरा प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं हम। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर, तो O केंद्र वाला तो कोई वृत्त है, ये मैंने O केंद्र वाला कोई वृत्त बनाया। ठीक है, कोई बिंदु हमारा P बाहर है। ठीक है, ये बिंदु P हमारा बाहर है ना। बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं हैं। तो स्पर्श रेखा बना लो प्यारे दोस्तों, ये छेदक रेखा बन गई। स्पर्श रेखा बनानी है हमें, कौन सी रेखा बनानी है, स्पर्श, जो कि इस वृत्त को क्या करे, स्पर्श करे। तो ये मैंने बनाई स्पर्श रेखा, क्या बना दी, स्पर्श रेखा, ताकि ये इस बिंदु पर ये क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। ये स्पर्श जाके बिंदु P पर जा रही है। यहां से भी ये मैंने स्पर्श रेखा बना दी, ये और ये, तो ये बिंदु P पर जाकर क्या करेगी, मिलेगी। थोड़ी अच्छे से बना देंगे डार्क, ताकि आपको दिखे। ठीक है, ये बिंदु मेरा P है और बिंदु P पर PA PB, तो मैंने इसको नाम दे दिया A और इसको नाम दे दिया मैंने B। तो PA और PB, ये PA PB दो मेरी क्या बन गई है, ये स्पर्श रेखाएं बन गई है और ये हमारा स्पर्श बिंदु है और परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी है। तो यहाँ जो कोण बन रहा है ना राजा, ये भी कितने का बन रहा है, 80 डिग्री का बन रहा है। कितने डिग्री का, 80 डिग्री के कोण पर ये परस्पर झुकी हुई है। कौन ये दोनों रेखाएं PA और PB रेखाएं 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो, तो POA ज्ञात करना है हमें। सबसे पहले हल में लिखेंगे ज्ञात करना है। कौन ज्ञात करना है राजा, ज्ञात करना है कोण POA, मतलब PO, तो O हमारा क्या हो जाएगा, केंद्र हो जाएगा ये, और केंद्र से स्पर्श बिंदु पर जो भी लाइन जाती है उसको बोलते हैं त्रिज्या, है ना। केंद्र पर जो त्रिज्या बनती है, ये वृत्त के किसी बिंदु पर बनने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो ये हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा। यहां भी ये लंब होती है, तो ये भी हमारा कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का। ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है, ये 80 का है। तो देखो मैंने यहां से एक रेखा खींची, क्यों खींची, क्योंकि हमें ज्ञात करना है POA, मुझे ज्ञात करना है POA, ये ऊपर वाला मुझे त्रिभुज ज्ञात करना है POA, ये वाले त्रिभुज का मान मुझे ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हमें इसमें आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है कि कोण A बराबर हमारा हो गया 90 डिग्री, कोण B बराबर भी हमारा हो गया 90 डिग्री। कैसे, क्योंकि प्रमेय 10.1 से, और प्रमेय 10.1 क्या बोलती है कि केंद्र से स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर जो भी त्रिज्या जाती है वो लंब होती है। ठीक है, तो हमें ज्ञात हो गया। एक कोण हमें दे रखा है कोण P कितना दे रखा है, उसने बोला है कोण P 80 डिग्री दे रखा है, तो ये हमारा 80 डिग्री हो गया है। ठीक है, चलिए आगे। अब हमें याद है, हम जानते हैं क्या जानते हैं राजा, हम जानते हैं, अब देखो एक चतुर्भुज बन रहा है, हम जानते हैं OAPB, देखो OAPB एक चतुर्भुज है। क्या है, चतुर्भुज है। ठीक है, OAPB एक चतुर्भुज की बात है, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चतुर्भुज के
चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है, जो कि मैंने अभी बताया था और बताता ही आ रहा हूं। तो कोण O प्लस कोण O के बाद कौन सा है? कोण A प्लस कोण P प्लस कोण B बराबर 360 डिग्री। ये कोण, ये कोण, ये कोण और ये कोण, चारों कोणों का योग 360 डिग्री हो गया। कोण O हमें ज्ञात करना है, ठीक है, क्योंकि कोण POA को हम क्या लिख सकते हैं? कोण O भी लिख सकते हैं और इसको हमें ज्ञात करना है, ठीक है, इसको हमें ज्ञात करना है, अर्थात प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। कोण A का मान कितना है राजा? 90 डिग्री प्लस कोण P का मान हमारा 80 डिग्री है, जो कि दिया है। कोण B का मान भी 90 डिग्री है और बराबर 360 डिग्री। अब देखिए 90 90 और 90 और 80 इनको जोड़ना है, ठीक है, तो मैंने जोड़ा ये 90 80 और 90, इन तीनों को मैंने जोड़ दिया, ये तीनों को जोड़ दिया। जीरो की जीरो ही, 9 9 18 27 1 26, 260 इनका योग हो जाएगा, तीनों को जोड़ेंगे तो 260 हमारा हो जाएगा और बराबर में 360 वैसा का वैसे ही चलता रहेगा। कोण O बराबर हो जाएगा 360 माइनस 260, 360 माइनस 260, तो देखिए क्या होगा ये 360 माइनस 260, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे? कोण O बराबर हमारा हो जाएगा 360 में 260 गया तो बचा 100, कितना बचा? 100, और कोण O हमें ज्ञात करना है पूरा, ठीक है। उसने क्या बोला? POA ज्ञात कीजिए। अब बीच में से बोला POA ज्ञात कीजिए, पर O तो ये पूरा है, ये पूरा है O, तो पूरा कितना आया? 100 डिग्री का। पूरा मेरा कितने का आया? 100 डिग्री का आया ना, तो 50 इधर हो जाएगा और 50 इधर हो जाएगा, क्योंकि आधा चाहिए हमें, तो POA, तो कोण O आधा चाहिए हमें, कोण O का मान तो आ गया ये, लेकिन मुझे चाहिए POA, क्या चाहिए? POA, तो कोण O बराबर नहीं लिखेंगे हम इसको, POA ज्ञात करना है हमें। अब POA ज्ञात करना है ना, अगर पूरे की बात होती इस कोण O की, कैसा? BOA की बात होती, तब ये पूरा 100 डिग्री लिखते हैं हम इसे, लेकिन हमारा क्या है? कोण O की बात हो रही है यहाँ पर, कोण O की, कोण O की, और वो भी कौन सा? POA, तो कहां से होगा? POA, आधा ही हो गया ये तो, अर्थात 50 डिग्री। तो इसलिए हम यहां लिखेंगे इसलिए कोण POA बराबर 50 डिग्री, ठीक है, कोण POA कितना हो जाएगा? 50 डिग्री, इसका आधा हो जाएगा, आधा किसका? कोण O का आधा POA, ठीक है, तो ये हमारा 50 डिग्री वाला पहला वाला आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न देख लेते हैं बच्चों, देखना, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के व्यास, तो सबसे पहले तो किसी वृत्त को बना लीजिए, ये वृत्त है मेरे पास, ठीक है, ये मेरे पास कोई वृत्त है, किसी वृत्त के व्यास, तो ये मान लो केंद्र है, और केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को, हाँ थोड़ी टेढ़ी जा रही है रेखा, केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। ये मेरे पास कोई रेखा है और ये व्यास है, ये यहाँ पर केंद्र है, व्यास के क्या बोल रहा है? व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा है, तो इधर से ये वाली मैंने स्पर्श रेखा खींच दी एक, तो ठीक है, ये क्या है? स्पर्श रेखा। और जब हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो यहाँ एक स्पर्श बिंदु भी बनता है, ठीक है, ए, और इस स्पर्श रेखा को मैंने नाम दे दिया P और इसको दे दिया मैंने Q, कि ये PQ एक स्पर्श रेखा है। दो स्पर्श रेखाएं खींचनी, उसने बोला है व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है, तो मैंने एक और ये खींच ली, मैंने एक और स्पर्श रेखा, ठीक है, एक और स्पर्श रेखा ये खींच ली, इसको मैंने नाम दिया R और इसको दिया मैंने S, और ये बिंदु जहां पर स्पर्श बिंदु है उसको नाम दिया B, ठीक है। ये स्पर्श रेखाएं मैंने बना दी है। दो स्पर्श रेखाओं को क्या बताना है हमें? कि दोनों स्पर्श रेखाएं समांतर है, ठीक है, दोनों स्पर्श रेखा कैसे बतानी है? समांतर है। अब प्रमेय सिद्ध क्या करना है? सबसे पहले लिखो, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? कि जो ये PQ है, PQ वाली रेखा है, वो RS के क्या होनी चाहिए?
समांतर होनी चाहिए। PQ समांतर RS, यही हमें सिद्ध करना है। क्या करना है हमें? PQ समांतर RS, PQ समांतर RS। अब समांतर सिद्ध करना है तो प्रमेय प्रमेय 10.1 प्रमेय 10.1 क्या कहती है कि केंद्र से स्पर्श बिंदु पर जो त्रिज्या होती है वो लंब होती है। केंद्र से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर क्या होती है? लंब, अर्थात ये 90 डिग्री का हो गया। और ये भी हमारी क्या है? त्रिज्या है ना, तो ये भी हमारी 90 डिग्री हो गई। अर्थात कोण A बराबर 90 डिग्री, कोण B बराबर भी 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब ये कोण A और कोण B, ठीक है, इनको कोण A और कोण B हमारे क्या है? आसन्न कोण। क्या है? आसन्न कोण। इनको कोण A और कोण B को यदि मैं जोड़ूंगा तो आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा? कोण A 90 डिग्री का है और कोण B कितना का है? 90 डिग्री का, 180 डिग्री। ठीक है, अब आसन्न कोणों को, अंतः आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री आ गया हमारा, है ना। चूंकि, या लिखूंगा चूंकि अंतः, अंतः मतलब अंदर, ये वाले कोण का योग और ये वाले कोण का योग कितना आ गया हमारा? कितना आ गया? 180 डिग्री। चूंकि अंतः आसन्न कोण, ये कौन से कोण है? आसन्न, आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री है, इसीलिए इसीलिए PQ जो है, PQ वाली रेखा, ये PQ वाली रेखा समांतर होगी RS के। आसन्न कोणों का योग यदि 180 डिग्री आ जाता है तो दो रेखाएं समांतर सिद्ध हो जाती है, और यही हमें सिद्ध करना था। इतना सा करोगे पूरा नंबर मिलेगा। जल्दी से इस प्रश्न को 2 बार कर लीजिए। देखिए 5वां प्रश्न क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए कि स्पर्श रेखा से स्पर्श बिंदु पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो देखो, ये मैंने बनाया वृत्त और इस पर खींची ये स्पर्श रेखा। ठीक है, मैंने कौन सी रेखा खींची? स्पर्श रेखा, क्योंकि स्पर्श रेखा कहाँ मिलेगी? स्पर्श बिंदु पर। ये स्पर्श रेखा है, यहाँ पर स्पर्श बिंदु है। कौन सा बिंदु है? स्पर्श बिंदु। वो बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि स्पर्श रेखा से, स्पर्श रेखा, ये मैंने इसको मान लिया A और B। ए बी क्या है? स्पर्श रेखा। ये स्पर्श बिंदु है, ठीक है। इस स्पर्श बिंदु पर, ये एक बिंदु है स्पर्श बिंदु, इस स्पर्श बिंदु P, स्पर्श बिंदु पर खींचा गया लंब, तो मैं इस पर लंब खींचूंगा। देखो ये खींच दिया लंब, स्पर्श बिंदु पर खींचा गया ये जो लंब है, ये जो लंब है वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। यहाँ वृत्त का केंद्र है, बीचों बीच केंद्र हो गया। इस वृत्त के केंद्र से होकर जाता है कौन? कौन जाता है? स्पर्श बिंदु पर खींची गई रेखा। ये स्पर्श बिंदु से जो खींची गई रेखा है ये PO मान लो इसको, ठीक है, PO, ठीक है, वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, ऐसा हमें सिद्ध करना है। तो हल में सबसे पहले क्या लिखूंगा? क्या लिखेंगे? सबसे पहले सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि लंब के स्पर्श बिंदु P से, इस P से खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। सिद्ध करना है सिद्ध करना है P बिंदु O से, केंद्र O से होकर जाता है, केंद्र O से होकर जाता है। अब देखिए प्रमेय नंबर 10.1 क्या कहती है? कि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, अर्थात ये 90 डिग्री की होती है। ये 90 डिग्री की हो गई, है ना। अर्थात कोण P बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री का हो जाएगा। अब 90 डिग्री का हो जाएगा तो इससे ये सिद्ध होता है, अतः यह सिद्ध होता है कि स्पर्श रेखा
से स्पर्श स्पर्श रेखा से, ये स्पर्श रेखा है, इस स्पर्श रेखा से स्पर्श बिंदु पर, ये जो स्पर्श बिंदु है ये स्पर्श बिंदु है P, स्पर्श बिंदु P से स्पर्श रेखा AB से स्पर्श बिंदु, देखो यह सिद्ध होता है कि स्पर्श रेखा AB से स्पर्श बिंदु P से, है ना, स्पर्श बिंदु P पर इस स्पर्श बिंदु P पर खींचा गया, क्या खींचा गया, खींचा गया लंब, जो लंब है ये खींचा गया है OA वृत्त के केंद्र से होकर जाता है ना, O लंब O या फिर PO खींचेंगे, PO वृत्त के केंद्र, इसको नाम दे दो R, तो देखो PR इस पूरे को बोल देंगे PR, लंब PR, ये लंब PR है, ये PR वृत्त के केंद्र O से होकर जाता है, O से होकर जाता है, या करके लिख देंगे, वृत्त के केंद्र से होकर जा रहा है, या करके लिख देंगे, ऐसा भी लिख सकते हैं इसे कि जो PR है, PR वो लंब है किस पर, इस AB पर, AB रेखा पर PR लंब है, जो वृत्त के केंद्र O से होकर जाता है, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं। इतना बड़ा लिखने के बजाय आप इतना भी यहाँ पर लिखकर अपना काम चला सकते हैं। चलिए, ये पांचवा प्रश्न हमारा सोल्व हो जाता है। छठे वाले प्रश्न में क्या करना है, एक बिंदु A से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, इतना ही पढ़ लेने पर आपको यहाँ निर्णय नहीं लेना है कि 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। पहले तो क्या करना है, एक बिंदु A से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो सबसे पहले एक वृत्त बनाइए, ये एक वृत्त बना लिया है ना, वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर कोई बिंदु है A, ये A मान लिया मैंने, बिंदु A से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, पता नहीं ये इधर वाली दूरी है या इधर वाली दूरी है, यहां तक अभी हमें पता नहीं चला है। वृत्त पर एक स्पर्श रेखा की लंबाई, अब स्पर्श रेखा कहां बनेगी, यह बनेगी, ये स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, कितना बोला है उन्होंने, 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर ये कौन सी रेखा हो जाएगी हमारी, ये वाली रेखा हो जाएगी, ठीक है। ये A बिंदु जो है हमारा, ये 5 सेंटीमीटर दूरी पर हो जाएगा। कैसे पता चला ये राजा, इसको पता करने के लिए सबसे पहले हमने पूरे प्रश्न को पढ़ा कि बिंदु A से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है ना, ये मान लो हमारा O है, ये केंद्र है, इससे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, अर्थात 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु A है। ये बिंदु जो A है ये स्पर्श रेखा से जुड़ा हुआ है, और उस स्पर्श रेखा की दूरी कितनी है मेरे प्यारे राजा, उसकी दूरी है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 5 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त पर एक स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, त्रिज्या क्या होगा, त्रिज्या होगी केंद्र से लेकर के स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु तक की दूरी, ये हमारा स्पर्श बिंदु है, कौन सा, बी वाला, ठीक है। और ये स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु, केंद्र, और ये कोई बिंदु A है जो उसने बोला था, जिक्र किया था यहाँ पर, एक बिंदु A से, तो वो वाला बाहर वाला बिंदु है। तो हमें हल में सबसे पहले लिखना है कि हमें पता है राजा, हमें क्या पता है मेरे प्यारे दोस्त, प्रमेय 10.1 पता है हमें, और उसमें पता है तो क्या पता है कि 10.1 में कि केंद्र से स्पर्श बिंदु पर जो त्रिज्या होती है वो होती है लंब, और वो होती है 90 डिग्री की, अर्थात कोण भी समकोण है। त्रिभुज O B A में
पाइथागोरस प्रमेय से। कौन सी प्रमेय से? पाइथागोरस। समकोण लिखेंगे सबसे पहले। क्यों लिखेंगे? समकोण त्रिभुज ओ ए बी में पाइथागोरस प्रमेय से। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि समकोण है, ये 90 डिग्री का है, हमें पता चल चुका है 10.1 से। ठीक है कि 10.1 से, प्रमेय 10.1 से कोण भी समकोण है। क्या लिख देंगे यहाँ? ऐसा भी लिख सकते हैं, कोण भी समकोण है, समकोण है। देखिए, आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा कि कोण क्या है। ठीक है, 10.1 से हमें पता चला कोण भी समकोण है, तो समकोण त्रिभुज में हम कौन सी प्रमेय लगा सकते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। हमें ज्ञात क्या करना है? त्रिज्या ज्ञात करना है। ठीक है, दो भुजाएं दे रखी है, तीसरी भुजा निकालनी है। तो हमें पता है कि कर्ण का वर्ग, समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण का वर्ग, अन्य दो भुजाओं लंब और आधार के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये हमारी हो गई ऊपर वाली कर्ण, इसको मान लिया हमने लंब, और ये हो गए, मान लिया क्या 90 डिग्री का है तो लंबी होगा, और ये हो गई हमारी आधार। तो समकोण में समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग मतलब OA का वर्ग, अन्य दो भुजाओं लंब, लंब मतलब OB, OB का वर्ग, और आधार का वर्ग मतलब BA का वर्ग, BA या AB उधर से भी पढ़ सकते हैं हम। तो OA का वर्ग मतलब 5 का वर्ग। क्यों? क्योंकि कर्ण हमारा OA है, 5 दे रखा है। OB का वर्ग मतलब हमारा कितना हो जाएगा? लंब का वर्ग, जो कि हमें निकालना है और अभी हमें पता नहीं है, तो उसको OB ही लिखा रहने दो। प्लस BA का वर्ग मतलब 4 सेंटीमीटर दिया है, तो 4 का वर्ग, ये हो जाएगा हमारा 5 का वर्ग। 5 का 2 बार गुना मतलब 25, 5 का 2 बार गुना करेंगे तो 50 25। OB का वर्ग हमारा वैसा का वैसा ही, और 4 चूंकि हो जाएगा हमारा 16, क्योंकि 4 का वर्ग 16 होता है। 25, इस 16 को इधर ले आओ, माइनस 16, 25 में 16 गए तो कितना बचा मेरे प्यारे दोस्त? 25 में से 16 गया तो बचा हमारा 9, बराबर OB का वर्ग हो जाएगा। ये वर्ग इधर से उठ के इधर चढ़ता है तो हमारा बन जाता है रूट या करनी। ठीक है, वर्ग हमारा रूट बन गया। अब इस रूट 9 को मैं लिख सकता हूं रूट 3 गुना रूट 3, और ठीक है इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो रूट 9 को ही हम क्या लिख सकते हैं? 3। रूट 9 को क्या लिख सकते हैं? 3, क्योंकि कच्चा और कच्चा हमारा हो जाता है पक्का 3। क्या हो जाता है? पक्का 3। तो 3 बराबर OB, या करके लिख देंगे कि OB बराबर 3 सेंटीमीटर। तो क्या लिख देंगे? वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो यहां लिखूंगा मैं, ये OB है ना, अतः वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, ये वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? 3 सेंटीमीटर। चलिए जल्दी से इसको सोल्व कर लीजिए। आइए दोस्तों, अब 7वां प्रश्न हम पढ़ लेते हैं। 7वां प्रश्न क्या है? दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं। संकेंद्रीय, अब पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि संकेंद्रीय होता क्या है। संकेंद्रीय मतलब होता है एक केंद्र वाले। संकेंद्रीय मतलब एक केंद्र वाले। जैसे मेरे पास ये बड़ा पाइप है, पाइप ऐसे ही होता है ना, अगर आप पाइप को सामने से देखोगे तो ऐसे ही दिखेगा। और एक मेरे पास ये है छोटा पाइप, और मैंने बड़े पाइप में छोटा पाइप फंसा दिया। क्या कर दिया? बड़े पाइप में मैंने छोटे पाइप को क्या कर दिया? फंसा दिया, अंदर रख दिया उसमें। ठीक है, तो उसका केंद्र और इसका केंद्र दोनों का एक ही होगा। देखना, ये संकेंद्रीय मतलब इस वृत्त का केंद्र भी यही है, और छोटे वृत्त का केंद्र भी यही है, और बड़े वृत्त का केंद्र भी यही है। त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। तो इनकी त्रिज्याएं कितनी दे रखी है? 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। बाद में अपन त्रिज्या बनाएंगे, तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं पूरे प्रश्न को। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये जो बड़ा वृत्त है ना, ये बड़ा वृत्त, इसकी जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। जीवा क्या होती है? तो देखो, जीवा मैं बता देता हूँ आपको। परिधि को दोनों ओर टच करने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। ठीक है, याद कीजिए, जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। ये जो छोटा वृत्त है ना, इसको तो स्पर्श करती हो। तो देखो, मैंने ये स्पर्श करवाया, ये यहाँ पर ये स्पर्श बिंदु है इसका। ठीक है, यहाँ पर ये क्या कर रही है? स्पर्श। तो यहाँ से ये क्या हो गई इसके लिए? त्रिज्या। छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है हमें? दो संकेंद्रीय वृत्तों में वृत्तों की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा राजा? ये छोटे वृत्त की त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है, छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई हमारी? 3 सेंटीमीटर। ये वृत्त थोड़ा सा हमारा सही नहीं बन रहा है। चलिए, अब बन गया है ये। ठीक है, तो देखना, ये हमारे पास वृत्त है।
ये 3 सेंटीमीटर है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, संकेंद्रीय वृत्त है और बड़े वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो मैंने ये त्रिज्या बड़े वृत्त की बनाई। बड़े वृत्त की त्रिज्या कहाँ से बनेगी, ये केंद्र है ना, तो केंद्र से बड़े वृत्त की जो परिधि है उसको टच करने वाला बिंदु, इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम दे दिया मैंने बी, इसका नाम दे दिया मैंने ओ, इसका नाम दे दिया मैंने पी। ठीक है, अब यहाँ से मैं एक डेस 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 करके एक लाइन ऐसी बना सकता हूँ जिससे कि ये भी वृत्त ये भी हमारा क्या बन जाए, एक त्रिभुज बन जाए। देखो ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज। अब ये 5 सेंटीमीटर है ना राजा, बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर। दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, बड़े की 5 सेंटीमीटर, छोटे की 3 सेंटीमीटर है। वृत्त की उस जीवा, तो ये यहाँ से बड़े वृत्त की जीवा बना दी है ना, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। तो देखो छोटे वृत्त को स्पर्श करते हुए निकल रही है, तो यहाँ एक स्पर्श बिंदु भी होगा। ठीक है, अब हमें प्रमेय नंबर 10.1 याद है, क्या है प्रमेय 10.1 10.1 में क्या होता है कि स्पर्श रेखा पर केंद्र से आने वाली त्रिज्या उस पर लंब होती है, इसीलिए जो ओपी है ना, ये ओपी लंब है किस पर, ओपी लंब है AB पर, रेखा AB पर ये लंब है, अर्थात लंब है तो ये 90 डिग्री का कोण बन जाएगा, ये भी 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। ठीक है, 90 डिग्री का कोण बन गए तो त्रिभुज कितने दिख रहे हैं हमें, OPA, तो त्रिभुज OPA और त्रिभुज OPB, त्रिभुज OPB। अब देखना राजा, समझना बात को, ये कितने सेंटीमीटर, 3, तो यहाँ से यहाँ तक भी कितनी होगी, 3, अर्थात ये भी 3 होगी, ये भी 3 होगी, तो ये इसकी त्रिज्या हो गई। तो देखना ये जो त्रिभुज बन रहा है ये और ये त्रिभुज कैसे त्रिभुज होंगे, लंब है ना, लंब है इसलिए ये कैसे होंगे, सर्वांग सम। कैसे होंगे, सर्व अंग सम। इसके और इसके सारे अंग कैसे होंगे, सर्वांग सम होंगे। ठीक है, कैसे कि देखना ये भुजा AB है, ये जो जीवा है ना AB, ये AB को OP क्या कर रहा है, देखो OP क्या कर रहा है, 2 भागों में बांट रहा है। तो हमें एक चीज पता है कि जब ये जीवा है, इस जीवा पर ये लंब आया, ठीक है, और सर्वांग सम है, तो ये त्रिभुज सर्वांग सम है, इसीलिए जो AB रेखा है ना, ये AB ये किसके बराबर होगा, AP प्लस PB। इस AB को क्या लिख सकता हूं मैं, AP प्लस PB, मतलब यहां से यहां तक की दूरी। और हमें क्या करना है, छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा करती है तो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं दे रखी है, उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है, हमें क्या करना है, AB की लंबाई, ये AB क्या है, जीवा है, इस जीवा की लंबाई हमें ज्ञात करनी है, ये AB क्या है, जीवा। तो AB को हमें ज्ञात करना है, इसलिए ये हमने लिखा, इसको बना ली मैंने समीकरण 1 बना ली। अब आपको पता ही है राजा कि एक त्रिभुज दे रखा है, ये OPA में समकोण त्रिभुज, पाइथागोरस में लगा दे समकोण त्रिभुज, तो क्या लिखना पड़ेगा, समकोण त्रिभुज OPA में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है मेरे प्यारे दोस्त, तो देखना कर्ण का वर्ग, अर्थात इस वाले त्रिभुज में, इस वाले में ये बोल्ड जो मैंने कर रखा है, इस वाले त्रिभुज में कर्ण कौन है, OA, तो OA हमारा क्या हो जाएगा, OA कर्ण, और लंब क्या है हमारा, OP हमारा लंब है, तो OP का वर्ग प्लस आधार क्या है, AP, तो AP हमारा आधार, तो AP का वर्ग, मतलब समकोण त्रिभुज में ये भी 90 डिग्री का है ना, तो इसके सामने की भुजा 5 है हमारी, है ना, तो कर्ण का वर्ग तो 5 का वर्ग, अन्य दो भुजाओं, ये लंब है OP, तो 3 का वर्ग, OP कितना है हमारा 3, देखो ना त्रिज्या 3 है, इसमें 3 दे रखा है, प्लस AP का वर्ग हमें पता नहीं है, ये वाला हमें पता नहीं है, ये वाली जो भुजा है ये हमें यहाँ से यहाँ तक पता नहीं है। 5 का होगा 25 वर्ग, 3 का होगा हमारा 9 वर्ग, प्लस AP का स्क्वायर, वैसा का वैसा ही होगा। अब 25 में से 9 गया, इधर माइनस में कर लाओ इसको, 25 माइनस 9 बराबर AP का स्क्वायर। 9 को क्यों लाए सर, ताकि ये घट जाए। अब 25 में से 9 गया तो कितना बचा, 16, ठीक है, बराबर AP का स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, 16 पे वर्ग चढ़ जाएगा,
यहाँ से क्या होगा AP का स्क्वायर, ये वर्ग हटेगा तो इस पर क्या चढ़ जाएगा स्क्वायर बराबर AP। अब 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, तो ये हो जाएगा AP। यहाँ करके लिख देंगे कि हमारा AP बराबर कितना आया है, AP बराबर आया है हमारा 4। तो हमारे पास क्या आ गई है AP आ गई है, ठीक है। AP कितनी आई है 4 आई है ना। अब समीकरण 1 से मैं यहाँ क्या लिखूंगा, समीकरण 1 से, 1 से क्या करेंगे, एक में क्या है AB बराबर AP प्लस PB, यही हमारी समीकरण 1 है। तो AB का मान हमें पता नहीं है, वो निकालना है। AP का मान मैं अभी लाया हूं 4 और PB का मान हमारे पास कितना है, PB का मान भी हमारे पास नहीं है, ठीक है। PB का मान हमारे पास नहीं है, तो देखो ये त्रिज्या कितनी है हमारी 5 सेंटीमीटर, तो ये त्रिज्या भी कितनी होगी हमारी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। बड़े वृत्त की त्रिज्या है, त्रिज्या हमेशा बराबर रहती है, एक त्रिज्या बराबर तो OA भी उसके बराबर ही होगा ना राजा, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, अब देखो सर्वांग सम है ना, तो इसीलिए क्या होगा कि समीकरण 1 से ये हमने कर लिया 4 प्लस PB। अब देखना AB बराबर हमारा क्या होगा, AB बराबर ये 4 है प्लस PB कितना हो जाएगा 4, कैसे होगा, जब हम इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे ऐसा ही, तो ये भी 4 आएगा। तो AP बराबर हमारा AP बराबर PB होता है और इसके बराबर हमारे पास आया है 4, इसीलिए हम AB बराबर कितना लिख देंगे 8। क्या समझ में आया, ये जब सर्वांग सम है ना, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, ये और ये, मतलब OPA और OPB सर्वांग सम है, इसीलिए सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती है, ये हमें पता है। और संगत कोण भी देखो ये बराबर है, तो AP बराबर BP बराबर 4 हो जाएगा। ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगी, तो ये वाली हमने ज्ञात कर ली, ये 4 है तो ये भी कितनी होगी 4, और पूरा AB कितना होगा यहाँ से यहाँ तक, तो वो होगा 8, पूरा AB कितना होगा 8, ये AB आ गया हमारा 8। तो ये क्या लिख देंगे, जीवा बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। अतः बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई कितनी होगी 8 सेंटीमीटर होगी। बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई कितनी होगी प्यारे दोस्त, 8 सेंटीमीटर। चलिए कर लीजिए इसे। दोस्तों 8वां प्रश्न हम पढ़ लेते हैं अब। एक वृत्त के परिगत मतलब होता है बाहर, तो देखो ये वृत्त बना रखा है और इसके बाहर है ना, ये बाहर ABCD एक क्या है चतुर्भुज है, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। आकृति भी दे रखी है हमें, प्रश्न में दे रखी है, ये बुक में दे रखी है, किताब में दे रखी है। तो एक वृत्त है, परिगत मतलब बाहर होता है, अंतर्गत मतलब अंदर होता है, तो हमें परिगत की बात यहाँ बोली है। सिद्ध कीजिए कि AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC, मतलब ABCD इन दोनों का योग, AB और CD इन दोनों आमने सामने वाली भुजाओं का योग AD और BC इन दो भुजाओं के योग के बराबर होता है, ऐसा हमें सिद्ध करना है। तो मैंने सबसे पहले यही पॉइंट लिखा, सिद्ध करना है, ये हमें सिद्ध करना है। अब देखना एक बात हमें पता है, एक चीज हमें पता है कि कोई वृत्त है, यदि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखाएं खींची जाए, तो देखो मैंने 2 स्पर्श रेखाएं खींची, तो ये स्पर्श रेखा PA और PB, PA बराबर PB ये बराबर होगी। यदि किसी वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं उस पर खींची जाए, तो वह स्पर्श रेखाएं आपस में कैसी होंगी राजा, बराबर होंगी, ये हमें पता है। तो हम लिखेंगे इस चित्र से। अब चित्र में क्या करेंगे, इस वाले चित्र में, ये मैंने समझाने के लिए लिखा था आपको कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं वृत्त पर बराबर होती है। तो देखना ये बिंदु A है ना, इस A से एक स्पर्श रेखा तो ये खींच गई AP और एक खींची हमारी AS, तो ये आपस में कैसी होगी, बराबर होगी। ये इस बिंदु से खींची गई, भाई बिंदु है ना, ये बाहर वाला बिंदु है, इस बिंदु से AP खींची गई और AS, तो ये दोनों आपस में कैसी होगी, AP बराबर AS। इसको बोलेंगे समीकरण 1, क्योंकि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती है। बिंदु A के लिए हो गया, अब बिंदु B के लिए देख लीजिए आप, B से ये हो जाएगा BP और BQ, तो लिख दीजिए BP बराबर
बी क्यू, ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 2। ये समीकरण कितनी हो गई? 2। अब क्या करेंगे सी के लिए, सी क्यू और सी आर, तो लो सी क्यू बराबर सी आर, ये हो गई हमारी समीकरण नंबर बोलो 3। ठीक है सर, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। अब सी के लिए कर दिया आपने, डी के लिए करो, डी आर डी एस, तो मैंने लिख दिया डी आर बराबर डी एस, ये हो गई सर समीकरण नंबर 34। सब समझ में आ रहा है सर हमें, पर डाउट हो जाता है कभी कभी, इसीलिए ए बी सी डी क्रम से चलिए, क्योंकि उसने भी क्रम से दे रखा है। देखो ए बी सी डी देखे रखा है ना प्रश्न में, ए बी सी डी, तो हमें भी उसी क्रम से चलना है, ए बी फिर सी डी। ठीक है, अब देखना समीकरण 4 आ गए हमारे पास, कितने आ गए? समीकरण 4। तो समीकरण 1 सबसे पहले लिखेंगे, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 व समीकरण नंबर 4 को क्या करने पर? 4 को जोड़ने पर, जोड़ दें इनको, देखिए जोड़ने पर। चलिए अब जोड़ते कैसे हैं? लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड जोड़ देंगे, इधर के पक्ष को इधर जोड़ देंगे, इधर के पक्ष को इधर जोड़ देंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड जोड़ देंगे, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड जोड़ लेंगे। तो एपी, उसके बाद है बीपी, उसके बाद है सीक्यू, उसके बाद है डी आर। तो मैंने ये लेफ्ट लेफ्ट वाले जोड़ दिए। अब राइट वाले जोड़ते हैं, ए एस प्लस बी क्यू प्लस, है ना ये बी क्यू, क्यू भी लिख दिया मैंने, बी क्यू प्लस सी आर और प्लस डी एस, ऐसा हमें दे रखा है। ठीक है, ये समीकरण हमारे 4 है, चारों को मैंने जोड़ दिए। एपी बीपी देखो तो, ए पी बी पी सेंटर पॉइंट है, अर्थात इस ए पी बी पी को मैं लिख सकता हूं ए बी, पूरे बड़ा ए बी लिख सकता हूं। देखो हमारे सिद्ध करने में भी ए बी आ रहा है। अब सी क्यू और डी आर को तो देख लो, सी क्यू और डी आर। अब ऐसा करिए ना दोस्तों कि अपना जो सी आर है ना, सी इधर आ रहा है सी आर, तो देखना सी आर और डी आर, तो मैं इस सी आर को इधर ले लूं, हाँ ले लीजिए सर, ये मैंने सी आर और इसको लिख लिया सी क्यू। देखो ना सी को क्या लिख सकता हूं, सी आर और सी क्यू, तो मैं क्या करूंगा सी आर, इस सी आर को डी आर में जोड़ दूंगा। तो देखो हमारे पास अभी क्या है, सी आर है, यहाँ पे थोड़ा सा हमने इधर गलत लिख लिया था, सी आर और ये है डी आर, ये आप गलती मत करना। ठीक है, सी आर डी आर ऐसा आना चाहिए, क्यों? क्योंकि इसको सी आर और इसको डी आर पढ़ेंगे, तभी तो मैं इसको डीसी लिख पाऊंगा ना, डीसी। अगर ये इधर का इधर होता तो नहीं लिख पाते फिर। बराबर ए एस और बी क्यू, ए एस बी क्यू, देखो ए एस बी क्यू सी क्यू, तो इसको मैं सी क्यू कर लेता हूं, क्योंकि सी आर मैंने इधर ले लिया। देखो सी आर और ये सी क्यू, ठीक है, इधर के इधर जोड़ दिए, इधर के इधर जोड़ दिए। ए एस और बी क्यू, देखो ए एस और ds, अब हमारा ds यहाँ है, as यहाँ है, ds यहाँ है, तो कोई बात नहीं, इन दोनों को as और ds को मैं as और ds को क्या लिख सकता हूं मैं, क्या लिख सकता हूं ad, क्या लिख सकता हूं ad, और बचा कौन, bq और cq। देखिए as ये as और ds, as ds, as ds, ये हमारा हो गया AD, और BQ और CQ, तो देखना BQ CQ, इसको मैं लिख सकता हूँ BC, तो मैंने लिख दिया इसको BC, इन दोनों को क्या लिख दिया BC। ठीक है, इतना हमें समझ में आना था, आता है, अतः यही हमें सिद्ध करना था। अब एक चीज याद रखना राजा, जब आप ए बी सी डी क्रम से चल रहे हो, तो यहां भी इस भुजा में ए बी सी डी क्रम से आया, इधर भी आगे ए बी सी डी, ये क्रम से आए, बस इतना आपको ध्यान रखना है, ये क्रम से आना चाहिए राजा, आगे आगे ए बी सी डी, आगे आगे ए बी सी डी आना चाहिए, पीछे हमारा पी पी आर आर आ रहा है, इसमें एस आ रहा है, इसमें क्यू क्यू एस, ठीक है, ऐसा आ रहा है, तो इसका हमें हमेशा ध्यान रखना है, तभी हमारा आंसर आ पाएगा।
चलिए दोस्तों, नवा प्रश्न हम कर लेते हैं। नवे प्रश्न में क्या है, बिल्कुल भी आपको संकोच नहीं करना है, घबराना नहीं है। आकृति 10.13 में ये हमें प्रश्न में दी हुई है। आकृति 10.13 चित्र भी आपकी परीक्षा में बना हुआ आएगा, क्योंकि बुक में हमें दिया हुआ है। अगर आया तो थोड़ा आईएमपी क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। आकृति 10.13 में एक्स वाई तथा एक्स वाई डैश वाई, देखो एक्स वाई एक तो ये है स्पर्श रेखा, और एक्स डैश वाई डैश ये एक्स डैश और वाई डैश एक नीचे स्पर्श रेखा है। ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं, तो ये एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश दो समांतर स्पर्श रेखाएं। समांतर मतलब क्या होता है, रेल की पटरी की तरह। देखो दोनों मिल नहीं रही है ना, इसलिए। और स्पर्श बिंदु सी पर, ये स्पर्श बिंदु सी हमारा कहाँ है, ये ठीक है, ये स्पर्श बिंदु सी पर एक रेखा AB, तो स्पर्श बिंदु सी पर एक रेखा मैंने AB खींच दी, ठीक है, ये वाली खींच दी जो दी हुई है। AB XY को A तथा XY को, इस XY को A तथा X डैश Y डैश को B पर प्रतिच्छेद करती है। तो देखो ये यहां प्रतिच्छेद करा और इसने यहां प्रतिच्छेद करा, और ये स्पर्श बिंदु उसका C है, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि AOB बराबर 90 डिग्री, अर्थात AOB ये वाला हमें कोण 90 डिग्री का है। AOB बराबर 90 डिग्री का है। कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का हमें इसको सिद्ध करना है, ठीक है। इस वाले कोण को हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले मैं रचना में क्या लिखूंगा, रचना में क्या लिखूंगा कि O को C से मिलाया, केंद्र O को बिंदु, कौन सा बिंदु है, स्पर्श बिंदु है ना, स्पर्श बिंदु C से मिलाया। मैं मिला रहा हूं इसको, क्यों मिला रहा हूं राजा, मिलाया क्यों मिला रहा हूं कि यदि मैं इसको इससे मिला दूंगा, देखो तो क्या बन जाएगा, APOC एक चतुर्भुज बन गए, 4 भुजाओं वाला। और इस चतुर्भुज में कितने कोण हैं, APO और ACO, दो त्रिभुज भी बन रहे हैं इसमें। इस चतुर्भुज के अंदर 2 त्रिभुज भी बन रहे हैं हमारे, इसलिए मैंने इसको मिला दिया। अब मिला दिया, हमें ज्ञात क्या करना है राजा, हमें ज्ञात करना है AOB बराबर 90 डिग्री। तो इसको मान लेता हूं मैं कोण नंबर 1, इस वाले को मान लेता हूं 2, ठीक है, और है ना 1 और 2, 1 और 2 मान लिए मैंने, ये 1 है, ये कोण 2 है, ठीक है। इसमें मैं लिख भी दूंगा कोण 1 और ये कोण 2, और इसको मान रहा हूं मैं कोण 3 और इसको मान रहा हूं मैं कोण 4, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, 1 2 3 4 कोण मैंने इसको मान लिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, ये मिला भी दिया हमने। सबसे पहले लिखेंगे कि त्रिभुज कितने दिख रहे हैं, APO त्रिभुज APO तथा त्रिभुज ACO, देखो इधर से APO ये वाला त्रिभुज और ACO ये वाला त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों को मैंने इनमें क्या कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं। तो देखना, इसमें एक उभयनिष्ठ भुजा है OA बराबर OA। देखो मुझे बताओ, ये यहां से OA बराबर OA हो जाएगा। इस त्रिभुज APO और ACO इन दोनों की ये भुजा कैसी है, उभयनिष्ठ भुजा है। कैसी भुजा है, उभयनिष्ठ। तो ये मैं लिख दूंगा उभयनिष्ठ भुजा। और इसको क्या बोलेंगे, कर्ण। ये क्या है, हमारा कर्ण है ना। इसके लिए APO के लिए ये कर्ण है और ACO के लिए भी यही कर्ण है। जब दोनों त्रिभुजों के कर्ण समान हो, है ना, तो मैं बताता हूं आगे क्या होता है। और देखना, ये केंद्र से परिधि पर जो स्पर्श बिंदु होता है वो त्रिज्या लंब होती है। तो OP बराबर ये 90 डिग्री का हो जाएगा और ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये भी स्पर्श बिंदु है, ये भी स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु है। प्रमेय नंबर कौन सी हो जाएगी, ये प्रमेय 10 से। प्रमेय 10 क्या कहती है, 10.1। प्रमेय 10.1 से, प्रमेय 10.1 क्या कहती है कि यदि केंद्र से किसी स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या डाली जाए तो वह उस स्पर्श बिंदु पर लंब होगी, ठीक है, केंद्र से लंब होगी। एक ये बात भी बराबर हो गई हमारी। अब देखना,
कोण P बराबर कोण C, जब ये लंब होगी ना राजा, यहां से ये लंब होगी तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा यहाँ पर, और यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनाएगा, क्योंकि केंद्र से परिधि पर डाली गई जो त्रिज्या होती है वो लंब होती है। ठीक है, तो ये प्रत्येक 90 डिग्री के, क्या लिख देंगे यहाँ, प्रत्येक 90 डिग्री के। अब क्या हो गया, एक प्रमेय आपने 9वीं कक्षा में पढ़ी होगी, एक RHS, ये एक कसौटी है, काई की, सर्वांग समता की कसौटी है। R मतलब होता है राइट एंगल, राइट एंगल मतलब होता है समकोण। तो देखो ये समकोण है, दोनों में एक समकोण है, ये वाला समकोण राइट एंगल। हाइपोटेनस मतलब होता है कर्ण। तो देखो ये OA बराबर OA, तो कर्ण वाली जो भुजा है, ये कर्ण बराबर है ना, कर्ण बराबर है। तो यदि दो त्रिभुजों के कर्ण आपस में बराबर हो और एक कोण 90 डिग्री का हो और एक भुजा जो है वो बराबर हो, तो RHS वाली साइड, देखो ये राइट एंगल, ये हाइपोटेनस और ये साइड है ना, सर्वांग समता कसौटी से, सर्वांग समता कसौटी से ये जो दोनों त्रिभुज है ना, त्रिभुज APO और त्रिभुज ACO, ये दोनों आपस में कैसे हो गए, सर्वांग सम हो गए, अर्थात इनके सभी अंग जो है सर्वांग सम होंगे। कैसे होंगे, सर्वांग सम होंगे। अब यदि ये APO ACO के सर्वांग सम हो गया तो हमें पता है कि सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत कोण बराबर होते हैं, मतलब CPCT, हम CPCT जानते हैं, अर्थात कोण 1 बराबर कोण 2 हो जाएगा, काई से, CPCT से। सर्वांग समता कॉमन पार्ट ऑफ करेस्पॉन्डिंग कॉमन पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, मतलब कॉमन पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स ऑफ, हाँ कॉमन ट्राइंगल्स। तो ये क्या होता है, इसको मैं हिंदी में अगर लिखूं तो सर्वांगसम त्रिभुजों की सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, इसीलिए कोण 1 बराबर कोण 2, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो गया। ठीक है, एक कोण 1 बराबर कोण 2 हो गया, इस वाले चतुर्भुज की बात कर रहे हैं हम। अब देखो एक चतुर्भुज नीचे भी बना हुआ है, तो इसमें भी सेम कंडीशन लागू होती है, इसीलिए यहां लिखेंगे इसलिए, या फिर इसी प्रकार लिख के हम क्या कर देंगे, इसी प्रकार कोण 3 बराबर कोण 4 भी हो जाएगा, काई से, CPCT से, है ना। ये कोण 3 जो है ना राजा, इस कोण 4 के बराबर हमारा हो जाएगा। ये कोण 4 है हमारा, कितना है, कोण 4, तो कोण 3 कोण 4 के बराबर हो जाएगा। जब सारे कोण आपस में बराबर हो गए तो हमें पता है कि POQ एक सरल रेखा है। क्या है, सरल रेखा है, और सरल रेखा है ना, तो सरल रेखा के कोणों का योग, कोण 1 कोण 2 कोण 3 और कोण 4, इन चारों को अगर जोड़ूंगा तो इनका योग कितना आना चाहिए, 180। चूंकि OAB एक सरल POQ एक सरल रेखा है, POQ देखो सरल रेखा है, उसपे 1 कोण 2 कोण 3 कोण 4 कोण बन रहा है, अर्थात इसीलिए यहां लिखूंगा मैं, इसीलिए कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री हमारा आना चाहिए। कोण 1 का मान, कोण 2 का मान, कोण 3 का मान और कोण 4 का मान, इन चारों कोणों के योग को अगर जोड़ेंगे तो 180 होना चाहिए, क्योंकि सरल रेखा का मान हमारा 180 होता है। अब देखो कोण 1 की जगह में क्या लिख सकता हूं, कोण 2 लिख सकता हूं ना, कोण 1 और कोण 2 बराबर है ना। यहाँ पे इसको लिख लूंगा मैं समीकरण 1 और इसको लिख लूंगा समीकरण 2। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या होगा, देखना, इस कोण 1 की जगह में क्या लिख सकता हूं, कोण 2, इस कोण 1 की जगह में कोण 2 लिख सकता हूं, क्योंकि कोण 1 कोण 2 के बराबर है, और कोण 2 हमारा पहले से ही यहाँ पर है, इसको चेंज नहीं कर रहे हैं हम, है ना, इसको चेंज नहीं कर रहे हैं। प्लस कोण 3 को क्या लिख सकता हूं मैं, कोण 4, तो मैंने इसको लिख लिया कोण 4, और कोण 4 हमारा पहले से ही है और बराबर 180 डिग्री। ठीक है, कोण 2 और कोण 2, देखना ये 2 हो गए, 2 और 2 कितने होंगे, 1 कोण 2 1 कोण 2, 2 कोण 2 और 2 कोण 4 बराबर
180 डिग्री। ठीक है, हो जाएगा 180 डिग्री। अब देखना यहां पर हमने ये करा, पर हमें चाहिए क्या, AOB, हमें चाहिए AOB, AO और ये B, AOB अर्थात मुझे चाहिए AOB, कोण 2 और कोण 3 का मान। ठीक है, ये वाला मुझे चाहिए। ठीक है, तो कोण 2 चाहिए मुझे, इसलिए मैंने कोण 2 को रख लिया, और कोण 3 चाहिए ना मुझे, कोण 3, तो मैं इस कोण 3 को नहीं बदलूंगा, कोण 4 को नहीं बदलूंगा, कोण 3 को बदल लूंगा, तो यहाँ भी कोण 3 हो जाएगा, यहाँ भी कोण 3 हो जाएगा, तो 2 कोण 3 हमारा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखना ना, मुझे ये वाला मान चाहिए, कोण 2 और कोण 3 का मान चाहिए मुझे। ठीक है, तभी तो OAB आएगा ना मेरा। तो देखना यहाँ पे मैंने कोण 2 लिख लिया, इसको 1 कोण 2 को, इस 3 को तो 3 ही रहने दिया, 4 को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, 3, समीकरण 1 व 2 से। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 2 कॉमन ले लूंगा मैं, यहाँ से कॉमन आ रहा है, 2 यहाँ से कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचेगा कोण 2 प्लस कोण 3 और बराबर में 180 डिग्री, और कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 और बटे में चला जाएगा 2, ये गुना में है, इधर गया तो भाग में चला जाएगा, इससे कटेगा 2 ही नाम 18, 90 आ जाएगा। कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर आ गया मेरा 90 डिग्री। अब देखो कोण 2 और कोण 3 को क्या लिख सकता हूँ, ये 2 और 3 को AOB लिख सकता हूँ। देखो AOB, तो कोण AOB बराबर 90 डिग्री, तो यही सिद्ध करना था। हम क्या लिखेंगे, यही सिद्ध करना था। देखो ये आ गया हमारा, कोण 2 और कोण 3 को क्या लिख सकता हूं, ये पूरा हो जाएगा मेरा AOB, और यही मुझे सिद्ध करना था। ठीक है, चलो जल्दी से इस सवाल को 2 बार अपनी कॉपी में कर लीजिए। दोस्तों 10वां प्रश्न भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 10वां भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे 9वां इंपॉर्टेंट है, वैसे ही 10वां भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। सिद्ध कीजिए कि किसी भाए बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं। तो मुझे बताओ एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, 2। तो मैंने बनाया ये वृत्त बना लिया, क्या बना लिया दोस्त, वृत्त। और इससे इस वृत्त पर मैंने एक भाए बिंदु बना दिया, ये P। इस भाए बिंदु से एक स्पर्श रेखा तो यहाँ खींच दी और एक स्पर्श रेखा इधर खींच दी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, 2। ठीक है, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, 2, और मैंने वो दोनों खींच दी है। ठीक है, इसका नाम दे दिया मैंने, ये स्पर्श रेखा है यहाँ, और ये स्पर्श रेखा यहाँ से निकल गई। ठीक है, ये मैंने A मान लिया, ये वाला मान लिया मैंने B। ठीक है, और ये इसका केंद्र है। तो ये कह रहा है सिद्ध कीजिए कि किसी भाए बिंदु से, ये भाए बिंदु है, कौन सा बिंदु है, भाए मतलब बाहर का है ना, भाए बिंदु कौन सा बिंदु है, भाए बिंदु मतलब बाहर का बिंदु है। इस बाहर के बिंदु से इस वृत्त पर ये स्पर्श रेखा खींची मैंने 2, वो देखो खींची गई। स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, ये बीच का कोण, स्पर्श रेखाओं के बीच कौन सा कोण बन रहा है, कोण P। बिंदुओं, स्पर्श बिंदु ये हमारा है, कौन सा है स्पर्श बिंदु कौन सा है, AB स्पर्श बिंदु है, और ये भी हमारा स्पर्श बिंदु है। क्या है हमारा, ये भी स्पर्श बिंदु। समझ में आता है, ये दोनों हमारे स्पर्श बिंदु है। स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड, तो स्पर्श बिंदुओं को मिलाओ ना, स्पर्श बिंदु को मिलाओ, ये यहाँ पर बन रहा है, तो मैंने यहाँ से ये A बिंदु से इस बिंदु से ये यहाँ खींच दी, और इससे मैंने यहाँ खींच दी। इसको मिलाने वाले रेखाखंड, ये जब यहाँ मिल रहा है, स्पर्श बिंदुओं द्वारा खींची गई रेखा है ना, रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, तो देखो O बिंदु होगा ये, और केंद्र पर अंतरित ये वाला कोण हमारा अंतरित होगा। ये कोण का संपूरक कोण होता है ना, केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक कोण होता है, ये इसका संपूरक होता है, ऐसा सिद्ध करना है। अब हमें पता है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल, और उसमें लिखेंगे हल में किस, हम जानते हैं संपूरक कोण है ना 180 डिग्री का होता
है ना, मतलब ये कोण और ये कोण इसका संपूरक है, मतलब इन दोनों का योग हमें तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि कोण P प्लस कोण O बराबर 180 डिग्री। यही सिद्ध करना है, क्योंकि संपूरक कोणों का योग कितना होता है? संपूरक, दो संपूरक कोणों का योग, है ना, दो संपूरक, हम जानते हैं दो संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ऐसा भी लिख सकते हैं हम कि दो संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हम जानते हैं दो संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो मैंने ये लिख दिया, हम जानते हैं दो संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है ना, इसीलिए कोण P और कोण O बराबर हमारा 180 डिग्री, क्योंकि इनको हमें संपूरक सिद्ध करना है। वो बोला है कि इन दो स्पर्श रेखाओं द्वारा बना कोण ये और ये जो स्पर्श बिंदु द्वारा जो बना कोण है, ये दोनों आपस में बराबर हो, ऐसा हमें सिद्ध करना है। अब मुझे बताओ POAB, है ना, ये एक चतुर्भुज भी बन गया ना चतुर्भुज। अब एक और चीज पता चली हमें कि केंद्र से जो त्रिज्या जाती है स्पर्श बिंदु पर, वो क्या होती है? 90 डिग्री की होती है। और ये भी कितने की होगी? 90 डिग्री। ये भी 90, ये भी 90, है ना। तो कोण A बराबर कोण B हो जाएगा और बराबर 90 डिग्री। काई से? प्रमेय 10.1 से। प्रमेय 10.1 क्या कह रही है कि यदि केंद्र से कोई त्रिज्या जाती है स्पर्श बिंदु पर तो वह लंब होती है, अर्थात 90 डिग्री का कोण बनाती है। इसको मैंने समीकरण 1 बोल दिया, इसको मैंने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें पता है कि P, चूंकि यहां लिखेंगे चूंकि P से चल रहा है, PAOB एक चतुर्भुज है। क्या है ये? चतुर्भुज। चार भुजाएं दिख रही है राजा, चतुर्भुज है ये। चतुर्भुज है PAOB, एक चतुर्भुज जैसा बन गया है। तो चतुर्भुज है तो कोण P, कोण A, कोण O, कोण B बराबर 180 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, हमें पता है। तो कोण P का मान कितना है हमारे पास? पता नहीं हमें, इसका और इसका मान हमें पता नहीं है। कोण P का मान हमें पता नहीं है, तो कोण P वैसा का वैसा ही लिख दिया। कोण A का मान कितना है? 90 डिग्री, है ना। कोण A का मान कितना है? 90 डिग्री। समीकरण 1 से यहाँ लिख दो, समीकरण 1 से कोण P वैसा का वैसा ही, कोण A का मान 90 डिग्री लिख दिया मैंने। देखो कोण A 90 डिग्री है ये वाला। कोण O कितना है? पता नहीं हमें, कोण O हमें पता नहीं है। कोण B कितना है हमारा? 90 डिग्री का है, बराबर 180 डिग्री, ठीक है। कोण P प्लस कोण O प्लस 90 90 180 डिग्री हो जाएगा ना ये 180 डिग्री, 90 90 180 डिग्री हो जाएगा, बराबर हो जाएगा हमारा। ओहो 360 होता है ना, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 है। सरल रेखा थोड़ी ना ली पिछले क्वेश्चन की तरह, ये चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है राजा। ये गलती मत कर देना, विष्णु सर भी कर दिए हैं जल्दी जल्दी में तुम्हें समझाने के चक्कर में, है ना। तो क्या करेंगे? कोण P प्लस कोण O बराबर 360 है, माइनस 180 कर देंगे, ठीक है। 360 में से 180 गया तो कितना बचा राजा? 360 में से 180 गया तो बचा 180 डिग्री। और यही हमें सिद्ध करना था, है ना। यही हमें सिद्ध करना था। चलिए, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, ये मत भूल जाना। यहां से ही पूरा प्रश्न हमारा हल होगा। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। और एक सरल रेखा होती है, उसका भी कितना होता है? सरल रेखा का मान भी 180 डिग्री होता है। ये कंसेप्ट मैं अभी आपको एक शॉर्ट वीडियो में समझा दूंगा, ठीक है। जल्दी से इसको कर लीजिए। चलिए दोस्तों 11वां प्रश्न पढ़ लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत क्या होता है? ये मैंने वृत्त बनाया है, परिगत, इसके परिगत मतलब बाहर, ठीक है, बाहर। किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज क्या होता है? समांतर चतुर्भुज वह चतुर्भुज है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। समांतर चतुर्भुज क्या होता है? जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो।
समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है ऐसा हमें सिद्ध करना है। समचतुर्भुज क्या होता है? जिसकी ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, मतलब चारों भुजाएं आपस में बराबर हो, यह सिद्ध करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, माना ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी क्या है? समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज को समचतुर्भुज सिद्ध करना है हमें। समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी डी कैसा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज है, जो वृत्त के परिगत है, जो कि वृत्त के परिगत है, वृत्त के परिगत है ना। माना की जगह अपन यूं भी लिख लेंगे, चूंकि, यूं भी लिख सकते हैं, चूंकि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है जो कि वृत्त के परिगत है। इस वृत्त के क्या है? परिगत है, मतलब बाहर है। अब बाहर है, समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज की आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती है, अर्थात ए बी और सी डी ये आपस में बराबर होगी। ए बी और सी डी ये आपस में बराबर होगी। और एक और भुजा है इसकी आमने सामने की, ए बी सी डी हो गई। अब ए डी और बी सी भी बराबर होगी, ए डी बराबर बी सी, ये भी आपस में बराबर हो गई और इसको मान लिया मैंने समीकरण 1। अब देखो, ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है। अगर मैं इस भुजा को, इस ए बी भुजा को ए डी के बराबर सिद्ध कर दूं, या फिर इस ए बी भुजा को मैं सी डी भुजा, ए बी भुजा को मैं बी सी भुजा के बराबर कर दूं, मतलब इस आड़ी भुजा के बराबर में खड़ी भुजा सिद्ध कर दूं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? समचतुर्भुज। क्योंकि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। इसमें भी आमने सामने की बराबर है ना, आमने सामने की, पर ये आमने वाली और इधर बगल वाली, मतलब ये वाली, ये ऊपर वाली और ये बगल वाली में अगर बराबर सिद्ध कर दूं तो ये हमारा समचतुर्भुज सिद्ध हो जाएगा। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है वो भी लिखना पड़ेगा। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है, अर्थात ए बी, अर्थात ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी, ए बी बी सी सी डी और ए डी ये आपस में कैसे हो? बराबर हो, तब ये हमारा समचतुर्भुज सिद्ध हो जाएगा। अब प्रमेय नंबर 10.1 हमें याद आती है। 10.1 प्रमेय क्या कहती है? 10.1 से कि ये वृत्त है ना, इसके किसी भाई बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, देखो ये बिंदु ए है, इससे स्पर्श रेखा खींची तो यहाँ स्पर्श बिंदु पर मिल रही है, ये स्पर्श रेखा खींची तो यहाँ मिल रही है। तो वृत्त के किसी भाई बिंदु से वृत्त पर अधिकतम 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है और ये हमारी है। तो ये स्पर्श रेखाएं आपस में कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। वृत्त के बाएं बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती है। ये सब पता है आपको, ये है, ये बाएं बिंदु P है, P से यहाँ A और यहाँ B, ये A है, ये B है, अर्थात ये यहाँ से ये स्पर्श रेखा और ये स्पर्श रेखा PA और PB बराबर रहता है, ये आपको पता है। ठीक है, हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अर्थात अगर ये स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होगी तो ये बिंदु A है, इसकी स्पर्श रेखा ये क्या है? इसकी स्पर्श रेखा क्या है? AP, और इस बिंदु A से एक स्पर्श रेखा AS है। तो मैं क्या लिख दूंगा कि AP बराबर AS, समीकरण नंबर इसको लिख दो 2। फिर B के लिए बात आ रही है तो B, ये B के लिए स्पर्श रेखा क्या होगी? BP और BQ, तो मैंने लिख दिया BP और BQ। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। देखो PP वाला इधर ही आना चाहिए, है ना, P इधर आ रहा तो इधर ही आना चाहिए। फिर C के लिए CQ है ना, C के लिए मैं क्या लिखूंगा? CR और CQ। Q इधर क्यों लिखा? क्योंकि Q इधर आ रहा है। देखो मैं अगर यूं लिख दूं CQ बराबर CR, तो CQ बराबर CR, इधर Q नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि इधर आ गया ना Q अब एक बार, तो इसको इधर ही लिखेंगे। ठीक है, जिधर Q आ जाए उधर ही Q लिखना है। ये 3 हो जाएगी, ये हमारी 4 हो जाएगी। अब देखना, अब कौन सा बचा है? C के लिए कर लिया हमने कि C
आर सी क्यू। ठीक है, अब डी के लिए करेंगे तो डी आर और डी एस। तो डी आर, आर हमारा इधर ही आ रहा है इसलिए डी आर, ये डी आर और डी एस, इसको लिख देंगे डी एस। ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि अगर क्यू क्यू इधर आ रहा है तो इधर ही आएगा, क्यू क्यू इधर आ रहा है इधर ही आएगा, एस भी इधर ही आएगा, पी इधर आ रहा है इधर ही आएगा, आर इधर आ रहा है इधर ही आएगा, है ना। पता चले ये एक पी इधर है और बीपी तुम्हारा इधर हो, ऐसा नहीं हो सकता। सी आर इधर है और डी आर इधर हो, ऐसा नहीं हो सकता, है ना, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये ए बी सी डी तो क्रम में है, ये पी वाला इधर है और आर वाला इधर है, एस वाला उधर है, क्यू वाला उधर है। अब देखना समीकरण कितनी है, 2, 3, 4 व 5 को जोड़ने पर। मैं क्यों जोड़ रहा हूं राजा? ताकि हमारा आंसर आ जाए। जोड़ने पर देखना, इनको जोड़ेंगे, इधर लेफ्ट हैंड साइड वाले लेफ्ट हैंड साइड जुड़ जाते हैं, अर्थात एपी प्लस बीपी प्लस सी आर प्लस डी आर बराबर, अब इधर वाले जोड़ो, ए एस बी क्यू सी क्यू, ए एस बी क्यू सी क्यू और कौन है, डी एस, तो मैंने लिख दिया ये डी एस। अब देखना एपी और बीपी, इन दोनों के लिख सकता हूं मैं, ए पी बी पी, इस पूरे को लिख सकता हूं ए बी। क्या लिख सकता हूं मैं, ए बी, ये लिख दिया मैंने इसको ए बी। सी आर डी आर को क्या लिख सकता हूं मैं, है ना, सी आर डी आर को लिख सकता हूं मैं सी डी। क्या लिख सकता हूं, सी डी बराबर ए एस और डी एस। देखो ए एस डी एस, तो देखो ए एस और डी एस, ए एस डी एस को लिख सकता हूं मैं ए डी, ये ए डी हो जाएगा ना पूरा, ए एस और डी एस पूरा हो जाएगा हमारा क्या, ए डी। बचा कौन, बी क्यू सी क्यू, तो इस देखो बी क्यू सी क्यू को क्या लिख सकता हूं मैं, बी क्यू सी क्यू, अर्थात इसको लिख देंगे हम बी सी, इसको क्या लिख देंगे, बी सी लिख देंगे। अब देखो समीकरण एक यहाँ पर क्या कह रहा है, ए बी बराबर सी डी बराबर ए डी बराबर बी सी, मतलब ये ए बी और ये सी डी आपस में बराबर है। तो मैं इस ए बी को ए बी वैसा का वैसे ही, है ना, और मुझे अगर ये सी डी और बी सी को बराबर करवा लें अपन, सी डी और बी सी, ये सी डी और बी सी ये दोनों अगर भुजाएं बराबर हो जाएंगी तो हमारे समचतुर्भुज सिद्ध हो जाएगा। देखना ए बी ऐसा कैसे ही, ए बी को क्या लिख सकता हूं मैं, इस सी डी को, देखो सी डी की जगह मैं ए बी भी लिख सकता हूं, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे ए बी, लिख दिया बराबर ए डी है, ए डी वैसा का वैसा ही, सॉरी ए डी हमारा वैसा का वैसा ही। बी सी की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, इस बी सी को ए डी लिख सकता हूं, मैंने ये ए डी लिख दिया बी सी को। ठीक है, अब यहाँ क्या हो जाएगा, ए बी मतलब 2 ए बी हो जाएगा और ए डी मतलब 2 ए डी हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया है। अब क्या करेंगे, यहां पर क्या होगा, ए बी वैसा का वैसा ही बराबर 2 ए डी और अपोन में 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा कौन, बचेगा हमारा ए बी बराबर ए डी। अब मुझे बताओ ये ए बी बराबर ए डी आ गया है ना, इसके बराबर ये आ गया, इसके बराबर ये आ गया, तो इसी प्रकार इस भुजा के बराबर ये आ जाएगा, मतलब चारों भुजाएं आपस में बराबर हो जाएगी। तो समीकरण एक तो ये हो गई इससे, और ये समीकरण बना लो अपनी 5 हो गई थी ना, 6 समीकरण 1 व 6 से ए बी बराबर क्या हो गया, ए बी बराबर क्या है, ए डी, तो ए बी बराबर ए डी है ना, तो ए डी बराबर बी सी है, तो ए बी, ये चारों भुजाएं आपस में कैसी हो जाएंगी, बराबर। देखो ए बी बराबर ए डी, ए बी बराबर ए डी हो गया, तो ए बी बराबर बी सी भी हो जाएगा, बी सी बराबर सी डी भी हो जाएगा, है ना, और ए डी भी हमारा हो जाएगा। ए बी बराबर बी सी बराबर ए बी डी सी, सी डी और ए डी ये चारों आपस में बराबर हो जाएंगे, इसी प्रकार, है ना, इसी प्रकार। तो हमें यही सिद्ध करना था, ये चारों अर्थात चारों बराबर है, तो ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है, समचतुर्भुज
है। समचतुर्भुज क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। मुझे बस इसमें एक ही कंसेप्ट है, ये समझ लेना कि ये आड़ी भुजा इस खड़ी भुजा के बराबर सिद्ध कर लो, एक भुजा को, ये ए बी को ए डी के बराबर सिद्ध कर लो। तो ए बी और ए डी हमने बराबर सिद्ध कर लिए। जब ये वाली भुजा इसके बराबर है तो यही वाली भुजा इसके भी बराबर होगी, यही वाली भुजा इसके भी बराबर होगी, यही वाली भुजा इसके भी बराबर होगी। सीधी सी बात है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज था, हमने इसको समचतुर्भुज सिद्ध कर लिया और हमारा सवाल यहाँ पर हो जाता है। दोस्तों प्रश्न 12 और प्रश्न 13 का मैं अलग से एक वीडियो बनाकर डालूंगा, उसमें डाल दूंगा। ये अति महत्वपूर्ण बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से है भी नहीं, लेकिन इनको करना है हमें, ठीक है। तो मैं इसका सोल्यूशन आपको अलग से निकाल कर डाल दूंगा। यदि आपको विष्णु सर का पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो और पढ़ने में मजा आया हो, आप कुछ सीखे हो, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।